दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 10 के पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके बचे हुए इसके आगे के क्वेश्चंस यानी कि 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, तो जिन लोगों ने पॉलिटी रिवाइज किया है तो एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें, प्रैक्टिस करें कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये आप जानें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका अगला टेस्ट जो है दोस्तों वो भी पॉलिटी का ही होगा, यानी कि टेस्ट नंबर 11। और बस उसमें यह है कि सारे क्वेश्चन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा पॉलिटी। फिर उसके बाद कल वही 12 बजे, डेली 12 बजे हमारी क्लास चलती है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। दूसरा दिया है, यह कार्यालय भारत में दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। चौथा दिया है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करवाता है, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, भारत के महारजिस्ट्रार और जनरल आयुक्त की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। ये एक वैधानिक प्राधिकरण है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। तो आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि ये जो है जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि इस कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। और इसके साथ चौथा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को तैयार करवाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक मिनट। यह सिद्धांत इस लोकोक्ति पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अधिकार क्षेत्र का यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है। अब बताएं कि ये जो उपयुक्त परिच्छेदिका है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्रतिकूलता का सिद्धांत, छद्मता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये जो है ये छद्मता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यानी कि विधानमंडल ऐसे कार्य को नहीं कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो इस कार्य को वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता और ना ही वो अप्रत्यक्ष रूप से कर सकता है, ठीक है। जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य होते हैं, ठीक है, तो उनको, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है आपके छद्मता के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कंगारू कटौती का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कंगारू कटौती का इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका वर्णन करता है कंगारू कटौती का? दोस्तों, पहला आप ऑप्शन ए देखिए। इसके तहत किसी विधेयक या प्रस्ताव के अचर्चित खंडों को
खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे विधेयक जिन पे कुछ खंडों पे चर्चा हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे खंड बचे हैं उस विधेयक में जो अभी चर्चा नहीं की गई है जिस पर, ठीक है। कुछ ऐसे खंड है जिस पर चर्चा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि समय की कमी थी। समय की कमी के कारण उस अचर्चित खंड को भी चर्चित खंड के साथ रख करके उस पर मतदान कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कंगारू कटौती नहीं है, बल्कि ये गिलोटिन प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? गिलोटिन प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होता है? अचर्चित वाले खंड को भी चर्चित वाले खंड के साथ रख करके उस पर भी मतदान कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये गिलोटिन प्रस्ताव कहलाता है। तो आपका ए तो नहीं होगा, ठीक है। बी देखिए, बी दिया है कि किसी विधेयक या लंबे संकल्पों के खंडों को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर लिया जाता है। ये आपका जो है ये आपका घटकों में कटौती है, ठीक है। घटकों में कटौती की विशेषता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, घटकों में कटौती की विशेषता है। ऑप्शन डी देखिए, तो यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। ये जो है आपका साधारण कर्तृत्व से संबंधित है, ठीक है। जिसपे अब किसी सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि उस विधेयक पर कि हाँ, इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसको जो है मतदान के लिए अब इस पर मतदान किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है साधारण कटौती कहलाएगा, ठीक है। अब बचा आपको ऑप्शन सी, ये जो है कंगारू कटौती, यानी कि केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें भी पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंगारू कटौती कहलाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। महत्वपूर्ण खंडों पर बहस कर लिया जाता है और उस पर मतदान कर लिया जाता है, और जो बाकी शेष बचे हुए खंड होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है और उसको भी पारित मान लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो शेष खंड होते हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई होती, बहस नहीं हुई होती, उसको भी पारित मान लिया जाता है। तो आपका ये क्या कहलाएगा? कंगारू कटौती कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितनी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं मानी जाती हैं? बताएं। एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक विशेषता है या संघीय विशेषता है? कंफ्यूजन हो रही है? बताइए। तो दोस्तों, संविधान की एकात्मक विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं आएगा, बल्कि एकीकृत न्यायपालिका जो है संविधान की एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आती है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका। तो आपका तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा है एकीकृत लेखा परीक्षण और अखिल भारतीय सेवाएं, ये संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि केवल 2 कथन सही हैं। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। दूसरा है, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा, वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि कितने कथन सही नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, और एंड में जो आपका ये लास्ट वाला पोर्शन दिया होता है कि कितने कथन सही है या कितने कथन सही नहीं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती हो जाती है, आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाता है, ठीक है। बताइए कितने कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, आप पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। और जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़े, ठीक है। वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे बनने के बाद 6 महीने के भीतर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, ठीक है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए,
हाँ, तो जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के भीतर वही सेम चीज़ कि उसको 6 महीने के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है? तो दूसरा सही है, तीसरा भी सही है कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसकी निधन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री पद से जो है स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है? तो कितने कथन सही नहीं, केवल एक कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाल ही में सरकार ने कुछ उत्पादों को जीआई टैग आवंटित किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्पाद है रूपा तारकाशी, बांग्ला मलमल और रीसा टेक्सटाइल। तो बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों रूपा तारकाशी जीआई टैग है ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा में से जीआई टैग दिया गया है। और बांग्ला मलमल बंगाल, तो ये आपका पहला दूसरा गलत हो गया। रीसा टेक्सटाइल जो है त्रिपुरा में इसे जीआई टैग दिया गया रीसा टेक्सटाइल को। ठीक है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। रीसा टेक्सटाइल ध्यान रखिएगा, बांग्ला मलमल बंगाल और रूपा तारकाशी ओडिशा। तो कितने सही सुमेलित थे, केवल एक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अध्यक्ष को केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में ही मत देने का अधिकार होता है। दूसरा, अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। तीसरा, अध्यक्ष विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। तो बताएं कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि अध्यक्ष जो है कि जब मत बराबर होते हैं लोकसभा में, ठीक है, जब मत बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, निर्णायक मत देता है। ठीक है, निर्णायक मत देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मुद्दा चल रहा है, कोई विधेयक है, उस पर बराबर मत मिल गया है, मान लीजिए 100 वोट इधर 100 वोट इधर, तो अध्यक्ष क्या करेगा, निर्णायक मत देगा। ठीक है, जो वो मत देगा फिर उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष जो है मतों के बराबर स्थिति में ही मत देने का अधिकार होता है, यानी कि निर्णायक मत ही देगा केवल लोकसभा अध्यक्ष, वैसे नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, लोकसभा में, ठीक है, हटाने का प्रस्ताव लाया गया है और इस पे जब मतदान होता है तो इस संदर्भ में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत नहीं देगा, मत देगा लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। मत जो है पहले दे देगा, ठीक है, लास्ट में नहीं देगा, निर्णायक मत नहीं देगा। अगर मत बराबर है तो ऐसी स्थिति में वो अपने ही फेवर में मत देगा, ठीक है, कि नहीं मैं अयोग्य नहीं हूँ, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पद अगर उसको इसके हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर वोटिंग होती है तो यहाँ पे निर्णायक मत नहीं देगा। लेकिन बाकी मामलों में जो भी विधेयक लाए जाएंगे उस पर लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि ये निर्धारित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये जो निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष कि हाँ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका अंतिम निर्णय होता है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका दूसरा सही है। तीसरा भी सही है कि अध्यक्ष जो है विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला देखिए, उपयुक्त में से किन विषयों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं इन चारों में जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा? तो दोस्तों इसमें लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता को छोड़ दीजिए, ये राज्य सूची में शामिल है, पहले भी था अभी भी है, इसको परिवर्तित नहीं किया गया। बाकी शिक्षा, नाप और तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, इन तीनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया है 42वें संविधान द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने व्यक्तियों ने भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया या भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? कितने लोगों ने संभाला है?
बताएं। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख जो है आपको संविधान में नहीं देखने को मिलेगा। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। और उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के, जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते थे किसी कारणवश, तो उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यभार उप प्रधानमंत्री संभालता था। ठीक है। और वरीयता के क्रम की बात करें, वरीयता के क्रम में उप प्रधानमंत्री को 5th A स्थान प्राप्त है। ठीक है। हमने अब इसका पहला क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था तो उसमें वरीयता के क्रम में बताया था कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। 5th A में वरीयता की श्रेणी में इसको रखा गया है। और इसके अलावा कितने भारत के उप प्रधानमंत्री 1947 से लेकर के अब तक केवल 7 लोग जो है उप प्रधानमंत्री के पद भार ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है। उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। इसमें ध्यान रखिएगा जॉर्ज फर्नांडिस ये उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे। ठीक है। पदभार नहीं संभाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। देवीलाल ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाले हैं। मोरारजी देसाई ये भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और इसके अलावा जगजीवन राम, यशवंत राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी ये भी जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। और 2 ध्यान रखिएगा नाम, मोरारजी देसाई, गलत लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये 2 ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 कथन सही है। ठीक है। ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत द्वारा अपने नागरिकों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को कहा जाता है। तो दोस्तों हैती से निकाल करके भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में लाने के लिए कौन सा अभियान लाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन लाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन कौन सा? इंद्रावती। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल आपका तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती जिन पर यह आधारित होती है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा कौन सा सही नहीं, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। इसमें दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो नहीं, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद और उसे सदन में अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसी सत्र के दौरान। तो आपका डी जो है सही नहीं है स्टेटमेंट, ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक विधि और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है, इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में। तो दोस्तों सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अधिकारी दिया है नियुक्ति और पदच्युत। महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताएं। राष्ट्रपति द्वारा। और इसे हटाएगा कौन? तो दोस्तों इससे संसद द्वारा नहीं हटाया जाता है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका पहला सही गलत स्टेटमेंट है, सही सुमेलित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
लेकिन इसे पदच्युत किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने मन से कोई राज्यपाल उसे नहीं हटा सकता है। इसको हटाने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों को हटाने के लिए, ठीक है, या राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया है, यानी कि उसमें विधानसभा में प्रस्ताव लाने के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। वोटिंग होगी तब हटेगा, जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो बहुमत के आधार पर ही हटाया जाएगा। और हटाएगा कौन अंतिम? तो राज्यपाल हटाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकता। तो आपका दूसरा गलत हो गया, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। तो आपका तीसरा सही है। ये अक्सर पीसीएस और आरआरओ में ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपका कितना सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है। अगला देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित हुआ था, ठीक है। संविधान को अपनाए जाने के पश्चात, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, ठीक है। दूसरा दिया है, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। पूछा है कितने कथन सही हैं, ठीक है। तो आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय की बात करें तो इसमें बोला है कि संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया। ना, इसके पहले भी ये पद था, दूसरे नाम से जाना जाता था, ठीक है। संविधान को अपनाए जाने के बाद इसका पद सृजित नहीं होता, बल्कि ये पहले से ही उपस्थित था। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, और जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। कितने कथन सही है? केवल दो कथन सही है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है। दूसरा, इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो है यूएनईए यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सदस्य हैं। बताएं कि कितने कथन सही हैं आपके। तो दोस्तों, पहला कथन तो आपका सही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। इसका गठन जो है दोस्तों, इसका गठन 2012 में ब्राजील में आयोजित रियो+20 समिट के दौरान हुआ था। रियो+20 2012 में रियो+20 समिट के दौरान हुआ था, न कि 1992 के दौरान गठित हुआ था। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं वो सभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आपका कितना कथन सही है? केवल दो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले विधिक एवं नियामकीय ढांचे का मापन करती है। दूसरा, इसे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बताएं विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में कितने कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सही है कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, हर साल प्रतिवर्ष ये जारी होता है, और ये जो है देशों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले जो विधिक और नियामकीय ढांचे हैं उनको मापती है। किस तरह महिलाओं कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है ये, और इसके अलावा ये जानने की कोशिश करता है या फिर ये मापता है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो महिलाओं को आर्थिक भागीदारी में भाग लेने से रोकती है, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है
पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट को, तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, रट लीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, राज्य विधान मंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करें पहले, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि विधान परिषद, ठीक है, राज्य विधान मंडल की विधान परिषद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, विधान परिषद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, कब माना जाएगा बताएं। तो दोस्तों, जब वो विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित होगा तब उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 110 के शर्तों को पूरा करेगा वो विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। तो आपका पहले जो दिया है कि यदि वह जुर्माने और अन्य मौद्रिक शास्तियों को अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। दूसरा, यदि वह अनुज्ञप्तियों यानी लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं की फीस की मांग का प्रावधान करता है। यदि वह विधेयक जो है कराधान, उधार, व्यय सहित अनन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित हो। यदि वह विधेयक जो है संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का प्रावधान करता हो। बताएं कि इन चारों में से किन किन को धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, पहला और दूसरा तो नहीं है कि अगर कोई जुर्माना से संबंधित विधेयक है, ठीक है, मौद्रिक शास्त्र से संबंधित कोई विधेयक है, तो क्या उसको धन विधेयक मान लिया जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये शामिल नहीं होगा, ये दोनों शामिल नहीं होंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का प्रावधान जो है किसी विधेयक में अगर किया जा रहा है तो उस विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाएगा। तीसरा और चौथा सही है कि अगर वो कराधान, उधार या व्यय सहित अन्य अनन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है। ठीक है, अगर कोई विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित है, खास करके कराधान, उधार या व्यय से संबंधित, तो उसको जो है धन विधेयक माना जाएगा। और साथ में यदि वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन का प्रावधान करता है तो भी उसको धन विधेयक माना जाएगा। पहला और दूसरा नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा की गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। तीसरा, किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है। पूछा है कितने कथन, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों, गणपूर्ति संबंध में पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। इसमें दिया कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, तो नहीं, पहला गलत हो गया। गणपूर्ति क्या है कि सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य जो है सदन में उपस्थित होना चाहिए। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है। ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष को अलग से जो ऐड होगा, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य। ठीक है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होगा। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्टेटमेंट दे देता है एग्जाम में तो कंफ्यूजन हो जाती है और गलत हो जाती है। तो लोकसभा में कार्यों के संचालन के लिए, सदन में कार्यों के संचालन के लिए कुछ सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अगर इतने सदस्य उपस्थित नहीं है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन को स्थगित कर सकता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, इसका उल्लेख भारत के संविधान में है।
दूसरा देखिए, इसे सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं, सदन का पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होता है, गणपूर्ति में शामिल होता है। लोकसभा अध्यक्ष को भी इसमें गिना जाएगा गणपूर्ति में, ठीक है। 1/10 सदस्यों में उनको भी काउंट किया जाएगा। इसमें पूछा है, इसमें बोला है कि शामिल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा दिया है कि किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा है कितने सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत पूछा है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू, ठीक है, 243 क्यू में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई है, ठीक है। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई है। ये तीन नगर पालिकाएं कौन कौन सी? तो आपका नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। महानगर पंचायत का भारत के संविधान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है महानगर पंचायत का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, ठीक है। इरेज कर दूं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, ये नहीं है आपका महानगर पंचायत। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। अगला देखिए, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। तीसरा है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं। पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों पहला जो दिया है आपका पहला स्टेटमेंट, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में कि यह एक संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से गठित हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश से गठित हुआ था। ये संविधान में इसका ऑलरेडी उल्लेख नहीं था पहले से। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि ये एक वैधानिक निकाय है, और यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा बोल रहा है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायत राज मंत्री करते हैं। नहीं, इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय पंचायत राज मंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री करते हैं, ठीक है। तीसरा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? केवल 2, ठीक है। अगला देखिए, विंड टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इनका उपयोग वायु प्रवाह गुणों और वायु गतिकीय बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दूसरा, वर्तमान में भारत में केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है। तो दोस्तों ये विंड टनल होता क्या है? एक तरह से ऐसे ही कुछ ट्यूब जैसा होता है, ठीक है। और इधर पंखा से हवाओं को प्रवाहित किया जाता है, पंखा चला करके, और यहाँ पे किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है और ये देखा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हवाओं से किस प्रकार प्रभावित होती है और हवाओं की दिशा किस तरह से परिवर्तित होती है। ये जो ऑब्जेक्ट है हवा से किस प्रकार अंतरक्रिया करती है, इस यही जो है आपका विंड टनल होता है। विंड टनल में आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है हवा के प्रवाह में आता है तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका विंड टनल है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि इसका उपयोग जो है वायु प्रवाह गुणों और वायु गतिकीय बलों का परीक्षण, जैसे कि कोई इमारत है तो अगर कोई बहुत तेजी से हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, तो उस पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और वो किस तरह से अपनी हवा जो है अपनी दिशा बदल देगी, ये आपका इसमें अध्ययन किया जाता है विंड टनल के माध्यम से, ठीक है। दूसरा देखिए, तो दूसरा दिया है कि भारत में केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल है। देखिए विंड टनल 3 तरह के होते हैं, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, जिसमें हवाओं की प्रवाह जो है सबसोनिक गति से, ट्रांससोनिक गति से और सुपरसोनिक गति से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। जिसमें सबसोनिक में क्या होता है कि इसमें ध्वनि की गति से कम हवाओं को, ध्वनि की गति से कम गति पर हवाओं को प्रवाहित किया जाता है। ट्रांससोनिक में लगभग ध्वनि के गति के समान हवाओं को प्रवाहित किया जाता है और सुपरसोनिक में ध्वनि की गति से ज़्यादा तीव्र से हवाओं को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गए
सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक। और बोला है इसमें दूसरा स्टेटमेंट कि वर्तमान में भारत में केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल नहीं, भारत में 3 हाइपरसोनिक विंड टनल है। ठीक है, पहला एक आपका हैदराबाद में है, दूसरा आपका बेंगलुरु में है, और तीसरा भी हाल ही में इसको बनाया जा रहा है, स्थापित किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है, तो हैदराबाद, बेंगलुरु और केरल के तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखिएगा। तो 3 हाइपरसोनिक विंड टनल है। ठीक है, कितने? 3, एक नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। अगला देखिए, वोकल फॉर लोकल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। दूसरा है, इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई थी। तीसरा, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर करने की कोशिश करिए। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल प्रोजेक्ट पहल को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा लाया गया था इसे। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि यह एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, नहीं, इसे नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई थी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में। तो दूसरा, पहला आपका गलत हो गया, दूसरा सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, मजबूत करना। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कथन एक दिया है, किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करती है। दूसरा कथन है, संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान करता है तथा यह जनसंख्या पर आधारित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, पहला स्टेटमेंट जो आपका दिया है कि किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य जो है उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर नहीं, निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर नहीं, बल्कि राज्य की कुल जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, निर्भर करता है राज्य की कुल जनसंख्या पर, ना कि निर्वाचन क्षेत्र की। एक राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, तो क्या किसी एमएलए के मत का जो मूल्य होता है, क्या वो एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करेगा? नहीं ना, संपूर्ण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपका ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान है। ये जो है जनसंख्या पर आधारित सूत्र प्रदान किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, भारत के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के महान्यायाधीश द्वारा की जाती है। दूसरा है, भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी द्वारा की जाती है, तो आपका पहला गलत हो गया। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और दूसरा जो दिया है कि भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया। अटॉर्नी जनरल का पद उल्लेखित है भारत के संविधान में, महाधिवक्ता का पद उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है, तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा सदस्य की निर्भरता के लिए उपयुक्त मानदंडों में से कितनों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? जब भी क्वेश्चन पढ़े, पॉलिटी में क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। जब भी पूछे कि भारतीय संविधान में किया गया है, तो वहाँ पे थोड़े सतर्क हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूछ देता है राज्यपाल के लिए, मतलब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भारत के संविधान में
कौन कौन सी अर्हता होनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ दो ही है। एक तो 35 वर्ष की उम्र या उससे अधिक, 35 वर्ष मिनिमम 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए उसकी, और दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग वहाँ पे स्टेटमेंट गलत करके चले आते हैं, और भी स्टेटमेंट दिया रहता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेटमेंट दे देता है अपने मनगढ़ंत स्टेटमेंट एग्जामिनर, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, आप लोग गलत कर देते हैं। तो कुछ चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यही छोटी छोटी गलतियाँ आपका अगर एग्जाम में नहीं होंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यूनिक क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े, जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक आपको ले डूबेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विधानसभा की निर्भरता के लिए उपयुक्त मानदंडों में से कितने उल्लेख है भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, विकृतचित, अगर कोई सदस्य विकृतचित है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता। अगर वो लाभ के पद पर है तो उसे नहीं चुना जा सकता। दोहरी नागरिकता, ठीक है, एकहरी नागरिकता, भारत का नागरिक होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। वो भारत का, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो संसद का या विधानसभा का सदस्य नियुक्त हो सकता है। निर्भरता में क्या है, दोहरी नागरिकता, यानी कि अगर उसने भारत की नागरिकता तो ली है, साथ में किसी अन्य देश की नागरिकता ली है, लेकिन भारत में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता भी क्या है, भारत के संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लाभ के पद पर ना हो, ये भी संविधान में उल्लिखित है। विकृतचित, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। तो दूसरा बचता है दूसरा, कि किसी अपराधी के लिए अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक साल के लिए कारावास की सजा दी हुई हो तो उसे निर्हर घोषित किया जाएगा। सदन का सदस्य, संसद सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्हर घोषित किया जाएगा। ये प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस प्रावधान को लाया गया है, ठीक है। तो आपका कितना, दूसरा नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा होगा, यानी टोटल 3 कथन जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संपदा निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय का एक संबद्ध कार्यालय है जो भारत सरकार की संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन करता है। दूसरा है, विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। पूछा है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, संपदा निदेशालय का गठन जो है 1940 ईस्वी में की गई थी। ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। किससे संबद्ध है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय से संबद्ध है। तो आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। इसमें बोला है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध नहीं है, ये आवास और शहरी मामलों के कार्यालय से संबद्ध है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एसआर बोम्मईवाद, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता बताया गया है। दूसरा कथन है, संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया, ना कि सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं बल्कि संविधान में भी संघवाद के सिद्धांत का उल्लेख नहीं है, ठीक है। संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है संघवाद का। तो आपका दूसरा गलत हो गया। पहला आपका सही है कि एसआर बोम्मईवाद, उनमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान जो है, संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताया गया, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी एक सही दूसरा गलत है। अगला देखिए, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के पास इसके संबंध में सीमित शक्तियां हैं, ठीक है। बताएं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। संयुक्त बैठक के संदर्भ में पूछा है स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि संयुक्त बैठक जो है, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के सहमति नहीं होती, मतभेद होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया, संयुक्त बैठक आहूत किया जाता है और इस संयुक्त बैठक में
उस विधेयक को लेकर के चर्चा परिचर्चा होती है, उससे पारित किया जाता है। लेकिन संयुक्त बैठक धन विधेयक को लेकर के और इसके साथ संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के पारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इन दोनों के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। केवल साधारण बहुमत के संदर्भ में संयुक्त बैठक किया जा सकता है, ठीक है। संयुक्त बैठक आहूत किया जा सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित बहुत ही सीमित अधिकार प्राप्त है, ठीक है। लोकसभा जो है धन विधेयक को पारित करता है, लोकसभा में ही पारित होता है। उसके बाद फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब भेजा जाता है धन विधेयक को, तो राज्यसभा या तो उसको पारित कर देगी या तो उसको मैक्सिमम अपने पास 14 दिन तक रख सकती है, ठीक है। अगर वो 14 दिन के बाद लोकसभा राष्ट्रपति को नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो धन विधेयक है अपने आप पारित मान लिया जाता है और इसमें स्वयं संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा जो है लोकसभा को संशोधन करने के लिए कह सकता है कि हाँ इसमें आप संशोधन कर दीजिए, बाकी लोकसभा की मर्जी राज्यसभा के इस संशोधन के सुझाव को माने या न माने, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 की सही व्याख्या करता है कथन 2, ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यवगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यवगत हो जाता है। दूसरा, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका जो दिया है कि लोकसभा में लंबित विधेयक, अगर लोकसभा में कोई विधेयक है जो ऐसे पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, तो जब उस दौरान अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो विधेयक पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, तो वो भी इसका व्यवगत हो जाता है, ठीक है। तो आपका पहला सही है। दूसरा दिया है कि यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद व्यवगत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, व्यवगत नहीं होगा। इसमें दिया है कि व्यवगत हो जाता है, नहीं, व्यवगत नहीं होता है। राज्यसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है और उसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का विघटन होता है तो वो जो विधेयक है वो विधेयक व्यवगत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है। दूसरा है अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं। तीसरा, उन्हें लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो मत पूछा है कि कितने कथन सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है, तो नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा अध्यक्ष जो है शपथ और प्रतिज्ञा लेता है तो ये एक लोकसभा सदस्य के तौर पे लेता है, ना कि अध्यक्ष के तौर पे, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया। अध्यक्ष के रूप में वो शपथ ग्रहण नहीं लेता है बल्कि इस लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है, और प्रतिज्ञा लेता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं ये लोग। तो दूसरा सही है कि लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं आपस में ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, ठीक है। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत से, ठीक है, इसमें दिया है पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, ठीक है। तो आपका तीसरा गलत हो गया। पूछा है कितने कथन सही नहीं है, तो 2 कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। दूसरा, बीबीएनजे संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे होता है, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर के जितने भी समुद्री क्षेत्र होंगे वो इस क्षेत्र को कवर करता है बीबीएनजे, ठीक है। तीसरा दिया कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बीबीएनजे यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता, ये जो है उच्च सागर में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करता है, ठीक है।
ये जो है एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है आपका कि बीबीएनजे जो है संधि, बीबीएनजे संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित होती है। अगर स्टेटमेंट ये दे देता कि ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र से भीतर स्थित है तो आपका वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। अभी भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है अभी तक, तो आपका तीसरा गलत है। इसमें बोला है कि भारत इस पर अपना हस्ताक्षर इस पर कर दिया है, तो आपका तीसरा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाले एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लाइंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ये तीनों जो है, ये तीनों मिसाइल रक्षा प्रणाली, ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है तीनों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्य के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। दूसरा, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरा, यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे। ओके, तो बताएं कितने कथन, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, लेकिन कब तक करेगा? केवल 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें दिया कि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्य के लिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद 3 साल में ही रिक्त हो गया, तो क्या बाकी बचे हुए साल के लिए उपराष्ट्रपति कार्य करेगा? नहीं, केवल 3 महीने की कार्य, 3 महीने तक ही, सॉरी केवल 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो क्या अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जिस दिन शून्य घोषित किया जाता है उसके पहले जितने कार्य उपराष्ट्रपति ने किए हैं क्या वो अवैध हो जाएंगे? क्या वो उसे अमान्य कर दिया जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य, उपराष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं, ठीक है, शून्य घोषित होने से पहले वो मान्य होंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार अधिकारियों में से कितने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं? ठीक है, तो आपका भारत के राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, ये अनुच्छेद 361 के अनुसार ये जो है ये अधिकारी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा और चौथा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले या किन मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी न्यायालय के लिए किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, प्रविलंबन, विराम और परिहार देने की शक्ति है? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, या तो राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है, या उसकी सजा की अवधि को कम कर सकता है, या उसकी सजा या कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल सकता है, या फिर उसे परिहार मतलब कि कुछ कारणों से उसे रोक सकता है उसकी सजा को, जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर कोई बीमार है, कुछ कारणवश। ठीक है, अब बताएं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की सजा में कितने स्टेटमेंट सही है। पहला दिया कि यह उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती हो। दूसरा, यह उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा संघ या राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। तीसरा, उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है अगर कोर्ट मार्शल द्वारा भी सजा दी गई है किसी व्यक्ति को, तो उस सजा के लिए भी क्षमादान शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को।
ठीक है, कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। इसके अलावा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ओनली, तो वो भी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि उन सभी मामलों में जहाँ दंड या सज़ा संघ या राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है संघ या राज्य के विधि के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो इसके लिए फिर क्षमादान शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया कि उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा मृत्यु दंड है तो उस मृत्यु दंड की सज़ा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। देखिए बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, विजन के एक्सप्लेनेशन में इस स्टेटमेंट को गलत माना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अग्नि प्राइम भारत द्वारा विकसित एक कैनिस्टराइज्ड प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। तीसरा, इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर है, ठीक है। बताएं। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका अग्नि प्राइम भारत द्वारा विकसित है कैनिस्टराइज्ड प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आपका पहला सही है। ये 2 चरणों वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। कितने चरणों वाला? 2 चरणों वाला, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है, ठीक है। दूसरा ये कि पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। तो ये तीसरा आपका सही नहीं है। कितने स्टेट में सही है? केवल 2 स्टेट में सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, केंद्र राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि संविधान केंद्र सरकार को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि केंद्र जो है राज्यों को अनुदान देती है, लेकिन हर राज्य को समान अनुदान नहीं देगी। उसकी विशेषता, उसकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, हर राज्य को अलग अलग मात्रा में अनुदान दी जाती है। किसी राज्य को कम, किसी राज्य को ज़्यादा, जिस हिसाब से उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। और ये जो अनुदान है भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि जो है वित्तीय सहायता की आवश्यकता के अनुसार संविधान जो है केंद्र सरकार को राज्यों का अनुदान देने का प्रावधान करता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अनुपूरक अनुदान के प्रकार दिया है और अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों अनुपूरक अनुदान में दिया है कि यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपर्याप्त पाई जाती है, ठीक है। जब मान लो कि किसी बजट में किसी विशेष सेवा के लिए कोई बजट आवंटित किया गया, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपया, ठीक है, लेकिन अब वो धनराशि जो है अपर्याप्त हो गई, मतलब कम पड़ गई है और उसे और धनराशि की जरूरत है, तो इसलिए अनुपूरक अनुदान लाया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला सही है। दूसरा दिया अतिरिक्त अनुदान। यह अनुदान तब दिया जाता है जब बजट प्रस्तुत करने के समय अनुमानित न की गई नई सेवाओं पर व्यय को पूरा करने की जरूरत होती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है आपका। तीसरा है अधिक अनुदान। यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय मूल रूप से आवंटित धनराशि से अधिक हो जाती है, तो ये अधिक अनुदान लाया जाता है, ठीक है। तो तीनों ही सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजना को मंजूरी दी है। इस एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। दूसरा, इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीक का उपयोग किया गया है। तीसरा, वर्तमान में यूएसए एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सही है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और ये जो है ये रडार से बचने में सक्षम है, यानी कि रडार जो है इसको पकड़ नहीं सकता है।
तीसरा है कि यूएसए एकमात्र देश है, नहीं, यूएसए एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने इस टेक्निक को अपनाया है, बल्कि इसके साथ रसिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही है? 1 और 2, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, भारत के महान न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के महान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होना चाहिए। दूसरा, भारत के संविधान में उनके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत के महान्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए या उसके पात्र होना चाहिए। और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि भारत के संविधान में उसके पद की अवधि, यानी कि उसके कार्यकाल से संबंधित कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। और ना ही इसके पद मुक्ति, यानी कि इसकी पद मुक्ति से संबंधित प्रावधान भी संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी स्टेटमेंट दे दे तो गलत नहीं करिएगा। अगला देखिए, शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मंदिर जो है कश्मीर घाटी में स्थित है। दूसरा, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा, यह प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, शंकराचार्य मंदिर जो है कश्मीर घाटी में स्थित है और ये भगवान शिव जी को समर्पित है। शंकराचार्य से शिव, ध्यान रखिएगा, शंकर जी को शिव जी, मतलब शिव जी को शंकर भी बोलते हैं ना, शंकर भगवान। तो शंकराचार्य मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है, ठीक है। और ये नागर शैली में नहीं, वहाँ की स्थानीय शैली, तत्काल जब ये बनाया गया था तो वहाँ की कश्मीरी वास्तुशैला में बनी हुई है ये, न कि नागर शैली में। तो आपका तीसरा गलत हो गया, ठीक है। अक्सर जो मंदिर वगैरह पूछता है वो किस भगवान से संबंधित है या किस भगवान को समर्पित है पूछता है स्टेटमेंट। तो जब भी आप इस तरह का मंदिर वगैरह पढ़ें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, याद करते हुए कि हाँ किस भगवान जी को समर्पित है। ओके, चलिए, तो हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, यानी कि जिस दिन चुनाव के परिणाम की घोषणा होती है उस तिथि से, यानी कि मान लो 5 अक्टूबर से इसकी घोषणा हुई, तो उस तिथि से 5 वर्ष तक का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। दूसरा दिया है कि किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल विघटित पंचायत की शेष अवधि तक ही बनी रहेगी। तीसरा, यदि विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए नई पंचायत के गठन के चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। पूछा है कितने कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि जिस दिन पंचायत की जो चुनाव होता है, पंचायत मान लो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तो जिस दिन इस चुनाव का रिजल्ट घोषित होता है, क्या उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक का उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक का कार्यकाल निर्धारित होता है? नहीं, उस दिन से दिन काउंट नहीं होगा 5 साल तक का। कब से काउंट होगा? जब ये अपना प्रथम अधिवेशन जिस दिन शुरू करता है, प्रथम अधिवेशन जिस दिन शुरू होता है, जिस तारीख से, उस दिन से लेकर के इनका दिन काउंट होता है 5 वर्ष तक का, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि मान लीजिए कि पंचायत का विघटन हो गया 3 साल में ही, तो शेष 2 साल के लिए नए पंचायत गठित होगी, ये नहीं होगा कि फिर से 5 साल के लिए चुनाव होगा, नहीं, शेष कार्यकाल के लिए, ठीक है। तो शेष कार्यकाल के लिए नए पंचायत का गठन होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि अगर मान लो कि पंचायत जो है विघटित हो गई और शेष समय 6 महीने से कम बचा हुआ है, ठीक है, 6 महीने या 6 महीने से कम बचा है, तो यहाँ पे फिर से नया चुनाव नहीं होगा, बल्कि क्योंकि 5 साल 6 महीने में कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर 5 साल बाद नया चुनाव होना ही है, तो ये 6 महीने के लिए क्यों इतना खर्च करना, ठीक है, 6 महीने के लिए क्यों दोबारा चुनाव, फिर 6 महीने बाद, यानी कि फिर 6 महीने बाद 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 साल बाद फिर से एक नया चुनाव कराओ, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो इस वजह से 6 महीने के कार्यकाल, अगर 6 महीने शेष बचता है समय, तो फिर इसके लिए नया चुनाव नहीं होता है, ठीक है। तो आपका
तीसरा स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त देशों में से कितने देश जो है नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल हुए थे। ठीक है, नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर केवल स्वीडन शामिल हुआ था। ठीक है, फिनलैंड आपका 2023 में, यूक्रेन 2022 में शामिल हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा, ये सभी जो देश हैं ये इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है। दूसरा, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। पूछा है कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहले स्टेटमेंट जो दिया है कि इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है, तो कारणों को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, जो विशेष कारण होंगे उनको बताना होगा। दूसरा दिया है कि इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, निंदा प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव, तीसरा देखिए, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। तो तीसरा सही है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उसमें सरकार या मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, सरकार को ही त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने कथन सही नहीं है, 2 कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों और विभागों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु ऊर्जा विभाग, दूसरा अंतरिक्ष विभाग, तीसरा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चौथा कैबिनेट सचिवालय। पूछा है उपरोक्त विभागों में से कितने सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को छोड़ दें, क्योंकि ये जो है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम, प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, प्रधानमंत्री के अधीन कौन कौन से विभाग या संगठन कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बाकी परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कैबिनेट सचिवालय, ये तीनों प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है, किसी एक मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को दिया जाता है। दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते जो है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन दूसरा देखिए, क्या जो अगर कोई मंत्री बनता है, कोई विधानसभा के सदस्य, तो उस मंत्री के जो वेतन भत्ते हैं, क्या वो सामान्य राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते के समान होते हैं, या मंत्री को कुछ विशेष उनको कुछ अलग तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों मंत्रियों को कुछ अलग से भी वेतन भत्ता दिया जाता है। ठीक है, वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के समान नहीं होते, इनके वेतन भत्ते थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आपका दूसरा सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। मंत्री को कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं इन सामान्य राज्य विधानसभा के सदस्यों से अलग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं। यदि एक विधायक राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है, जिसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राज्यसभा का चुनाव जो है गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित होता है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि यदि एक विधेयक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में क्रॉस वोटिंग यानी कि पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे
दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित ठहराया जाएगा? नहीं, दल बदल कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग में उसे दल बदल के कानून के तहत उसे अयोग्य ठहराया जाए, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो पार्टी लाइन को उल्लंघन करता है, अपने मर्जी से किसी को वोट देता है, तो ऐसे में उसे अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा। तो आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला देखिए, छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है। दूसरा, छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा है, छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों पहला, अच्छा आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश करें कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों छावनी बोर्ड के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए, नहीं, छावनी क्षेत्र ये जो है, एक तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है छावनी बोर्ड, और ये छावनी क्षेत्र के नागरिक आबादी का ही नहीं, ये जो सैन्य वहाँ की जो सैन्य छावनी क्षेत्र में सभी जितने भी उस पूरे छावनी क्षेत्र में आते हैं उन सभी के प्रशासन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है, छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और इसके कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दो स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन सही है विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में। तो दोस्तों सेवानिवृत्त सदस्य जो है, यानी कि मान लो विधान परिषद का कोई सदस्य है, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो दोबारा भी चुना जा सकता है, दोबारा चुनेंगे, पुनः नामांकन के लिए पात्र होता है। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को, अगर मान लो किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए जिस राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनना है उस राज्य का निवासी होना उसके लिए अनिवार्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया कि 25 वर्ष से कम आयु नहीं, 25 नहीं 30 होता है। ठीक है, 25 नहीं 30, तो आपका तीसरा सही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग कल जो है टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों पॉलिटी के हैं, कंटिन्यू पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हमको तो सीरियल वाइज कराना है। ठीक है, आई थिंक 9, 10, 11 ये 2-3 टेस्ट पेपर कंटिन्यू पॉलिटी के रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट नंबर 11 भी कल जो है पॉलिटी का होगा। बस इसमें यह है कि इसमें सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है।